समय की दौलत सबसे महान बताई गई है माय डियर। तो इस समय की दौलत को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए हमें सीखना है और अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू करना है, ताकि किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी एग्जाम में आती है तो उसको हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स? यस माय डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। First of all, let me tell you what is finite. आपने सुना होगा, बचपन से हम करते आ रहे हैं टेंसेस। बचपन से हमें पढ़ाया गया है टेंसेस, जिसके अंदर हम जिक्र करते हैं वर्ब्स का, है ना। आज मैं पूरी कहानी, पूरी कुंडली खोलने वाला हूं वर्ब्स की, टेंसेस की, फाइनाइट की, नॉन फाइनाइट की, मींस ऑल वर्ब्स। मींस आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश का पूरा खजाना आपके सामने मैं आज ओपन करने वाला हूं। तो इस ओपन खजाने का यूटिलाइज करना है, बेनिफिट उठाना है पूरा। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर इस वर्ब को मैंने डिवाइड कर दिया है फर्स्ट फाइनाइट वर्ब के अंदर। एक वर्ब है फाइनाइट, वर्ब का टाइप। सेकंड पार्ट है नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। थर्ड पॉइंट है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। और नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट पे आप कहेंगे प्राइमरी वर्ब्स। एंड लास्ट पॉइंट अभी पेंडिंग है माय डियर। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं कहूं तो फिफ्थ पर आएगा आपका मार्जिनल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स। अब आपको मैं वन बाय वन समझाने वाला हूं इन ऑल टाइप्स के अंदर क्या क्या मेंशन है और कैसे आपको इसको समझना है। फर्स्ट, फाइनाइट का मतलब है फाइनाइट दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि जो वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, या कहा जाए टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, उसे आप कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। उसे कहा जाएगा फाइनाइट वर्ब्स। यानी कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट, सीमित, कन्फाइंड। यानी कि जो वर्ब्स किसी सब्जेक्ट के बेसिस पर, टेंस के बेसिस पर चेंज हो जाते हैं, उसे आप कहने वाले फाइनाइट वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू, अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट आ पेन, और अगर मैंने इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया और सब्जेक्ट लिखा मैंने ही, अब ही के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा, या तो वांटेड लिखना पड़ेगा या वांट्स लिखना पड़ेगा। इसी टेंस में अगर बात की जाए, ही वांट्स अ पेन, आई वांट अ पेन, ही वांट्स अ पेन। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया? यहां वर्ब चेंज हो गई। यानी कि जो वर्ब चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को पास्ट में बात करता तो वांट का बन जाता वांटेड। यानी कि वर्ब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू टेंस, इसका नाम है फाइनाइट वर्ब्स। इसी को आप कहते हैं टेंसेस, इसी को आप कह सकते हैं टेंसेस। फाइनाइट का दूसरा नाम है टेंसेस, क्योंकि ये टेंस ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या कह रहा है? नॉन फाइनाइट बिल्कुल इसके अपोजिट कह रहा है। नॉन फाइनाइट कहता है कि मेरे ऊपर टेंस का, सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं है।
मेरे ऊपर टेंस का सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं है, यानी कि आई विल नॉट बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंसेज, यानी कि मैं चेंज होने वाली नहीं हूं। मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो मर्जी आए, छोटा है बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये नहीं करता कि अमीर है कि गरीब है, मैटर ये नहीं करता सब्जेक्ट बड़ा है, लेंथी है या शॉर्ट है। मैटर करता है कि मैं नॉन फाइनाइट हूं, मेरे ऊपर टेंस का और सब्जेक्ट का नो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे राइट कर दिया होता है यहां पर, आई वॉन्ट टू गेट आ जॉब, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, तो आप यहां पर देखो ये जो टू गेट है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जो वर्ब है माय डियर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कैसे पता चला नॉन फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि टू गेट किसी भी टेंस में यूज नहीं होता है, और आगे कहां यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे टॉपिक के अंदर। पहले आप ये समझिए कि जो टू गेट है ये टू इन्फिनिटिव होता है, ये टेंस में यूज नहीं होता। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये टू गेट क्या आ गया? टू इन्फिनिटिव। अगर मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू गेट, तो भी टू गेट आएगा। ही वॉन्ट्स टू गेट, तो भी टू गेट। ही वॉन्टेड, तो भी टू गेट आएगा। ही वॉन्टेड टू गेट अ जॉब, ही वॉन्टेड टू गेट अ जॉब, वॉन्टेड आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो भी टू गेट चेंज नहीं हुआ, तो भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो वर्ब चेंज ना हो उसे कहा जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज नॉन फाइनाइट। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आप देखते हो माय डियर, पढ़ते आ रहे हो, लाइक मॉडल्स, सारे मॉडल्स कैन कुड शुड मस्ट सारे इसके अंदर आएंगे। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, सब इसी के अंदर यूज की जाएंगी। अब आ गए प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स के अंदर आएगा डू, आएगा इसके अंदर जी हैव, और आएगा बी। तो ये इजेमर यहां से हटा दीजिएगा, प्राइमरी वर्ब्स में ऐड कर लीजिएगा। डू, बी, डू डज डिड, और हैव हैज हैड, और बी इजेमर वॉज वर। ये सारी तीन मेन प्राइमरी वर्ब्स हैं जो आप लिखने वाले हो प्राइमरी वर्ब्स के अंदर। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आएगा? मॉडल्स आ जाएंगे। अब बचा मार्जिनल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स के अंदर आएगा माय डियर नीड, डेयर, और यूज टू। ये तीन वर्ड आएंगे मार्जिनल वर्ब्स के अंदर। कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ये मैं आपको समझा देता हूं, एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई कैन डू इट, तो कैन यहां पर एक मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल है, कौन है? कैन। तो मैंने कहा कैन, तो कैन के बाद क्या आया? फर्स्ट फॉर्म आई। ऐसे ही अगर मैं कैन के प्लेस पर यूज करता हूं नीड, तो मैंने कहा आई नीड अ पेन, तो नीड यहां पर वर्ब है। अगर मैंने इसको यूज किया ऐसे आई नीड, तो ये वर्ब भी है और ये मॉडल भी हो सकता है, लाइक आई कैन। लेकिन अगर कैन नीड वर्ब है तो फिर मुझे इसके, अगर वर्ब है तो उसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगी, लेकिन अगर ये नीड मॉडल है तो उसके बाद एक वर्ब आएगी। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? आई नीड, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मिनट, लेट मी टेल यू विद एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं, देखिए आप, सपोज मैंने यहां लिखा है एक वर्ड है डेयर, डेयर, एक है यूज टू, और एक है नीड। तो मैंने अगर लिखा आई डेयर टच हिम, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है।
आई डेयर टच हिम, लेकिन डेयर यहां पर मॉडल है। ये मॉडल है। आई डेयर टच हिम, तो डेयर आपका मॉडल है, टच आपकी वर्ब है। बट इफ आई राइट दिस इन दिस वे, आई डेयर्ड हिम, ये डेयर डायरेक्ट मेन वर्ब है। यहां पर ये मॉडल थी, इस मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन इसके बाद कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही क्योंकि एग्जैक्ट खुद ही ये मेन वर्ब है। तो डेयर यहां पर एज ए वर्ब है और यहां पर एज ए मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हैं हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू टच मी, तो समझना कि टच यहां पर मेन वर्ब है और डेयर आपका मॉडल है। ये आपका मॉडल है। तो वही डेयर एज ए मेन वर्ब है, वही डेयर एज ए मॉडल है। अगर ये डेयर एज ए मॉडल होगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्योंकि ईच मॉडल कंटेन मेन वर्ब, यानी ईच मॉडल फॉलो आ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये मॉडल है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये खुद मेन वर्ब है तो इसके बाद कोई और वर्ब यूज नहीं की गई। दैट्स इट। तो ये मार्जिनल वर्ब्स हैं जिसके अंदर आप कुछ वर्ड एक्स्ट्रा यूज करते हो, जिसके अंदर जो आपने अभी तक पढ़ी है, आपने पढ़ी मॉडल्स के अंदर, वो भी इसमें यूज होगी, यानी कि जो डबल काम करती है, क्योंकि नीड, डेयर, यूज टू एज ए मॉडल भी यूज होती है और एज अ वर्ब भी यूज होती है। तो जो दो काम करती है उसको बोला जाता है मार्जिनल वर्ब्स। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बात की जा रही है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अच्छा, बिफोर दैट आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू what is finite and what is non-finite, let me tell you some more points about three words. थ्री वर्ड्स जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं है, कभी सुने ही नहीं है। थ्री वर्ड्स लाइक, मैंने कहा छेड़खानी करना। सपोज करो मैंने कहा छेड़खानी करना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? छेड़खानी करना। ये आपने वर्ड सुना है, लेकिन जो उसका आंसर मैं भी देने वाला हूं, इसका आंसर आप कभी गैस नहीं कर पाओगे, इसका आंसर क्या होगा। छेड़खानी करने की इंग्लिश क्या होती है? नंबर वन। नंबर टू, छिपाना। छिपाने की इंग्लिश क्या होती है? आप कहोगे हाइड, लेकिन नहीं, यहां पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने वाला हूं। थर्ड पॉइंट, संभालना या फिर करना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? ये सारे पॉइंट्स हम रिलेट करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो क्या आप बता सकते हो छेड़खाने की इंग्लिश क्या होती है, छिपाने की इंग्लिश क्या होती है, या फिर संभालने की इंग्लिश क्या होती है? अब जो आपका आंसर होगा वो आंसर आप मेरे आंसर से मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि छेड़खानी करने का मतलब होता है माय डियर डॉक्टर। कोई कह नहीं सकता डॉक्टर का मतलब छेड़खानी करना होता है। मैं आपको बता रहा हूं, छेड़खानी करने की इंग्लिश होती है डॉक्टर। डॉक्टर एज ए डॉक्टर, एज ए नाउन डॉक्टर होता है जो एज ए किसी पेशेंट का इलाज करता है, लेकिन वही डॉक्टर एज ए वर्ब कहता है, मीन्स होता है छेड़खानी करना, छिपाना। एक वर्ड होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, लेकिन अर्थ का मतलब होता है छिपाना। यह भी आपने कभी सुना नहीं होगा। संभालना,
संभालने की इंग्लिश क्या होती है? ये होता है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब होता है संभालना, यानी कि मैनेज करना। क्या कहा जाएगा? मैनेज करना, संभालना, यानी कि हस्बैंड। तो बताइए क्या 3 वर्ड्स ये आपने कभी गेस किए थे कि डॉक्टर का मतलब छेड़खानी करना होता है, या फिर अर्थ का मतलब छिपाना होता है, या हस्बैंड का मतलब संभालना होता है? नहीं ना। हालांकि आपने इतने साल ग्रेजुएशन कर चुके हो, पीजी कर चुके हो, उसके बाद भी आपको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कभी भी एक कंडीशन में नहीं रहती। कंडीशन एज ए नाउन कुछ और है, एज ए वर्ब कुछ और यूज हो रही है, एज एन एडजेक्टिव किसी और फॉर्म में यूज किया जा रहा है, और एज एन एडवर्ब किसी और तरीके से यूज किया जा रहा है। तो यही इंग्लिश है जिसको आप सेंस बोलते हो। आपको इंग्लिश की सेंस पकड़नी होती है कि सेंस क्या है। आपने सुना रॉक्स, रॉक्स होते चट्टाने, और उसी रॉक्स को जब आप बोलते हैं रॉक स्टार, तो वही रॉक वहां पर आ जाता है, तो रॉक स्टार बन जाता है। वही रॉक चट्टान है और वही रॉक रॉक स्टार के साथ यूज होती है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दैट इज इंग्लिश माय डियर, दैट इज इंग्लिश। आपने सुना होगा नर्स, नर्स का मतलब क्या होता है? बहन जी होती है जो सर्विस करती है, सेवा करती है, लेकिन नर्स का काम होता है पालन पोषण करना। नर्स मीन्स ब्रिंग अप करना, ब्रिंग अप मतलब ब्रोट अप करना, पालन पोषण करना। चलिए अब ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट वर्ब्स के अंदर। अब फाइनाइट क्या होगा, तो लेट मी टेल यू विद दिस एग्जांपल। आई विल dance on the stage. I will dance on the stage. यहां पर आप देखो, यहां पर एक फ्यूचर यूज हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट है। अब इसी टेंस को मैं कह सकता हूं कि सर ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। इसके चेंज, टेंस को चेंज करने पर ये वर्ब चेंज हो जाएगी, टेंस को चेंज करने पर ये वर्ब चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट को चेंज करने पर वर्ब चेंज हो जाएगी। मैंने यहां पर यूज कर दिया शी, तो यहां पर कुछ और आ सकता है, और मैंने टेंस चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, तो चेंज हो गई वर्ब, है ना। यस, जो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है, उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट किसे कहा जा रहा है, मैंने एग्जांपल से समझाया भी, और वंस अगेन लेट मी टेल यू विद दिस एग्जांपल। आई विल dance to impress my parents। यानी कि मैं पेरेंट्स को खुश करने के लिए डांस करूंगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर 2 वर्ब यूज हुई है, एक वर्ब, दूसरी वर्ब, 2 वर्ब यूज हुई है। तो यही तो टॉपिक है, टॉपिक है वर्ब। वर्ब के अंदर फाइनाइट भी है, नॉन फाइनाइट भी है, मार्जिनल वर्ब्स भी है, ऑक्सिलरी भी है, और प्राइमरी वर्ब्स भी है, यानी कि एक टाइप है वर्ब्स के। तो हम बात कर रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। आप देखो विद एग्जांपल, तो आई विल डांस, ये जो वर्ब है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब है। और टू इंप्रेस आपका ये टू इन्फिनिटी है, ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है, जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। अब कैसे पता चलेगा कि ये टू इन्फिनिटी है या फिर ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? अब लेट मी टेल यू विद मोर एग्जांपल्स लाइक दिस। सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई डांस्ड
आई डांस्ड ऑन द स्टेज, ऐसे लिख दिया मैंने। तो डांस चेंज हुई, यहां पर टेंस विल डांस और यहां पर डांस्ड चेंज हुई, क्योंकि जो वर्ब चेंज हो गई वो टेंस है, और टेंस का नाम ही फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंसेस, दैट इज फाइनाइट वर्ब। अब देखो मैंने डांस किया, तो मैंने डांस क्यों किया, तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, टू इम्प्रेस माई पेरेंट्स। तो जल्दी से ध्यान से देखकर बताओ, क्या टू इम्प्रेस चेंज हुआ? टू इम्प्रेस चेंज हुआ? नहीं हुआ। ये तो चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गई, देखो यहां पर ये चेंज नहीं हुई। यानी कि टू इम्प्रेस कह रहा है, नॉन फाइनाइट का पार्ट कह रहा है कि मेरा कोई भी पार्ट आएगा तो मेरे ऊपर सब्जेक्ट का टेंस का चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, तो भी टू गेट है। आई वॉन्टेड टू गेट अ जॉब, वॉन्टेड आ गया तो भी टू गेट है। वॉन्ट से वॉन्टेड बना तो ये टेंस है, ये फाइनाइट वर्ब है। और आई वॉन्टेड टू गेट अ जॉब, तो गेट टू गेट पहले भी था और टू गेट अब भी है, तो टू गेट चेंज नहीं हुआ। इसे कहा गया, क्या कहा गया इसे? नॉन फाइनाइट पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? ये नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी टेंस के चेंज होने से चेंज नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या क्या टाइप आएंगे, क्या क्या रीजन आएगा, क्यों आएगा। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का पहला पार्ट है इंफिनिटिव। पहला टाइप का नाम क्या होगा इसका? इंफिनिटिव। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड का नाम है जेरंड, सेकंड का नाम है जेरंड, और थर्ड का नाम है पार्टिसिपल। क्या होगा माय डियर? पार्टिसिपल। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इंफिनिटिव के दो पार्ट है माय डियर। फर्स्ट का नाम है बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव एंड टू इंफिनिटिव, एंड टू इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव में यूज करते हैं की फर्स्ट फॉर्म, और टू इंफिनिटिव में यूज करते हैं टू बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म एंड टू इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जेरेंड में यूज क्या करेंगे भाई? जेरेंड में यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फंक्शन रहेगा एज ए नाउन, ये रोल प्ले करेगा एज ए नाउन। एंड पार्टिसिपल के अंदर थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेकंड का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। जल्दी से नोट करते रहिए, साथ में मैं आपको समझाऊंगा अभी इसके अंदर यूज क्या करेंगे और क्या डिफरेंस रहेगा। एंड थर्ड का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आपको याद हो, ये वही पार्टिसिपल है जो 11th या 12th क्लास के अंदर एक लेसन आता है जिसके अंदर फ्रेंच कंट्री के ऊपर अटैक होता है और वहां पर वहां के देश की भाषा चेंज करने का ऑर्डर आ जाता है। और वहां पर एक लड़का होता है सैम जैसा, जो स्कूल में जाता है डरते डरते, आराम से जाता है, स्लो मोशन जाता है, ताकि सर का लेक्चर निकल जाए, उसे कुछ सुनाना ना पड़े। क्योंकि उसको एक टॉपिक दिया गया था होमवर्क में, पार्टिसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृदंत, हिंदी में बोलते हैं कृदंत। वो टॉपिक दिया गया था, लेकिन वो बच्चे को आता नहीं था, बहुत मुश्किल टॉपिक था उसके लिए। तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा माय डियर, दैट्स माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। पार्टिसिपल में क्या यूज करेंगे? देखिए यहां पर, यहां यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
लेकिन काम होगा एडजेक्टिव का, काम होगा एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे सेकंड फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आज मैं बताऊंगा कि उस बच्चे के लिए पार्टिसिपल टॉपिक मुश्किल क्यों था और आपके लिए आसान क्यों है। ओके, चलिए आफ्टर दैट वन बाय वन हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट यहां पर रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव। व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या उसको भी आप फर्स्ट फॉर्म को बे इन्फिनिटिव बोल सकते हो? नहीं बोल सकते माय डियर। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव कह रहा है कि मैं चेंज होने वाला नहीं हूं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि मैं चेंज हो जाऊंगा, इसीलिए आप उसको बेयर इन्फिनिटिव नहीं बोल सकते। तो अब मैं बता रहा हूं इसका यूज, यूज कहां किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। तो सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हैं लाइक सी, हियर, वॉच, फील, बिड। बिड होता है बोली लगाना या ऑर्डर देना या बाय बाय बोलना। एंड सी, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हेल्प एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेक। ये वर्ब्स हैं, फॉलो करती हैं ये, यानी कि इन वर्ब्स के बाद फॉलो किया जाएगा क्या? बेयर इन्फिनिटिव। क्या रूल क्या है? ध्यान से देखो, पूरा रूल समझो। यानी कि ये वर्ब्स फॉलो करेंगी बेयर इन्फिनिटिव। ये वर्ब जब भी यूज होंगी जो वर्बों के बाद यूज होगा, इसमें एक ऐड कर लीजिए लेट बी। ये वर्ब जब भी यूज होंगे इन सबके बाद यूज होगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन कंडीशन साथ में एक और भी है, इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस। ये रूल नंबर 1 है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? भी एक्टिव वॉइस क्यों लिखा? क्योंकि दो तो वॉइस हैं, एक एक्टिव और एक दूसरा पैसिव। यानी इन वर्बों के साथ एक्टिव वॉइस, अगर ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में है तो इन वर्बों के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में है तो इन वर्बों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। रूल नंबर 2 क्या होगा मैं इसके बाद समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। यानी एक्टिव वॉइस में आएगी, याद रखिएगा इतना। सेकंड पॉइंट इसके बाद समझाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक वर्ब ले ली सी, और सी से मैंने एक सेंटेंस बनाया आई सॉ, आई सॉ आ मंकी, आई सॉ आ मंकी, आई सॉ आ मंकी। भाई सिंपल है कि मैंने एक मंकी को देखा।
है ना। मैंने मंकी को देखा, अब मंकी जो देखा तो ये मंकी कुछ काम कर रहा था, उस टाइम कोई काम कर रहा था। तो कंडीशन नंबर 1 कहती है भी सी के बाद हमेशा जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो आएगी बेयर इन्फिनिटिव। कौन सी आएगी? बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव मैंने उसे क्या देखा? मैंने उसे खाते हुए देखा, ईट, ईट आ बनाना। मैंने मंकी को बनाना खाते हुए देखा। तो ये जो ईट है ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये जो सो है तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी को आप फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज हो सकती है। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे राइट करने की कोशिश की, मैंने कहा आई ऑलवेज सी, आई ऑलवेज सी आ मोंकी। ध्यान से देखो, तो भी मैंने क्या लिखा? ईट बनाना, ईट आ बनाना। यानी कि जब सी आया तो भी फर्स्ट फॉर्म आई। इस फर्स्ट फॉर्म का नाम बेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन इसको आप बेयर इन्फिनिटिव नहीं बोल सकते। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ये बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पर फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर सी है, वहां पर सो है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, वहां पर सेकंड फॉर्म है। यानी ये चेंज हो रही है। जो वर्ब चेंज हो रही है ये आपका टेंस है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। तो ईट आया, क्यों आया ईट? क्योंकि माय डियर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मेक, लेट, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, रीड, इन वर्बों के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव फॉलो किया जाएगा। दैट्स इट। बताओ ये समझ में बात आई? लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स। मोर एग्जांपल में देखते हैं। आपने सुना होगा, ऐसे बोल देते ना कि तुमने मेरे से बुलवाया है, तुमने मेरे से बुलवाया। यानी कि मैं बोलना नहीं चाहता था, तुमने मुझे फोर्स किया बोलने के लिए, तुमने मुझे फोर्स किया कहने के लिए। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो मुझे लिखना होगा यू मेड मी से दिस, यू मेड से दिस, यू मेड मी से दिस। इसका मतलब हुआ तुमने मुझसे बुलवाया, तुमने मुझसे बुलवाया। अब क्वेश्चन यहां पर ये स्टार्ट होता है कि यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म आई इसका नाम है बेयर इन्फिनिटिव। अब क्यों आई? क्योंकि यहां पर मेक वर्ब से बनाया गया टेंस है। मेक वर्ब से, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, तो मेक के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी उस वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव यूज करना पड़ेगा। तो मैंने समझाया आपको इससे पहले, क्या हर फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनिटिव बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है कि नॉन फाइनाइट का पार्ट, जो नॉन फाइनाइट ये कह रही है कि मुझ पर सब्जेक्ट का, टेंस का, सेंसेस का कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी यूज होती है, लेकिन उसको बेयर इन्फिनिटिव नहीं बोल सकते क्योंकि वो चेंज हो सकती है। तो मैंने समझाया भाई से क्यों आया? क्योंकि वहां पर मेक वर्ब दी गई है। अब पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। पेपर में क्या होगा माय डियर, ऐसे दिया जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको ऐसे दिया जाएगा, ये ए पार्ट है, एरर बताओ, ये बी पार्ट है, ये ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। ऐसे दिया जाएगा पार्ट के अंदर।
तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको जो मर्जी क्वेश्चन पूछे, फिलअप्स में पूछे, एरर में पूछे, इंप्रूवमेंट में पूछे, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो यहां पर देखो कंसेप्ट क्या था कि से आएगा, टू से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो से है वो अकॉर्डिंग टू मेक आया है, और रूल कह रहा है मेक, लेट, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, बीड, फील के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी इन दी एक्टिव वॉइस। इन दी एक्टिव वॉइस, ये याद रखेगा, क्योंकि आगे मैं समझाने वाला हूं पैसिव वॉइस, उसमें कुछ और अप्लाई होगा, सेम चीज होते हुए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। बताइए, बात क्लियर हो गई? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तुमने मुझसे बुलवाया, इसकी हिंदी क्या बनी? तुमने मुझसे बुलवाया, तुमने मुझसे बुलवाया, इसकी इंग्लिश क्या हुई? इसकी इंग्लिश क्या हुई? यू मेड मी से दिस। गलत क्या होगा? यू मेड मी टू से दिस, तो टू से नहीं आएगा, बेड इन्फिनेटिव आएगा, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। I always make you all understand. I sit here, try to understand. I always make you understand, यानी कि मैं हमेशा आपको समझाता हूं। समझना होता है अंडरस्टैंड, समझाना होता है मेक समवन अंडरस्टैंड। समझने की इंग्लिश होती है मेक समवन अंडरस्टैंड। तो मैंने उस मेक समवन का यूज किया और बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज की, तो इस फर्स्ट फॉर्म का नाम है माय डियर बेयर इन्फिनेटिव। और इस मेक का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुई है, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो सकती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म एंड ये भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म आई है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अंडरस्टैंड आई है अकॉर्डिंग टू मेक। यानी कि अंडरस्टैंड आई है मेक के बेस पर। चाहे मेक, लेट, सी, नोटिस को किसी भी टेंस में यूज कर लीजिए, किसी भी टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ चेंज कर लीजिए। लेट सी, ही विल मेक मी अंडरस्टैंड दिस। ही विल मेक मी अंडरस्टैंड दिस। आप देखो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गिवन था, और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गिवन है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हुआ मेक, यानी कि यहां पर टेंस चेंज हो गया, लेकिन मेक के बाद आई क्या? फर्स्ट फॉर्म आई। ये बे इन्फिनेटिव है। ये अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड दोनों में सेम है, ये चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि इसका रीजन माय डियर सिर्फ मेक है। इसका रीजन क्या है? मेक। ये क्यों आ रही है? क्योंकि मेक वर्ब आ रही है। क्योंकि मेक, लेट, सी वर्बों को जो मैंने लिखा है वर्ब्स, इन वर्बों को किसी भी टेंस में यूज करो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज करो, इन वर्बों के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सर ये बेस इन्फिनेटिव ये चेंज नहीं हो रही है, ये चेंज हो गई। तो मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट तो भी फर्स्ट फॉर्म, और विल मेक फ्यूचर इंडेफिनिट तो भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। दोनों में एक पॉइंट कॉमन है कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि बे इन्फिनेटिव, एंड अंडरस्टैंड बे इन्फिनेटिव, बट यहां पर विल मेक फ्यूचर और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों में फाइनाइट वर्ब में नॉन फाइनाइट में डिफरेंस है।
आप कभी भी यूज करें लेट से, आप लेट से सेंटेंस बनाते हो, हमेशा बोलते हो लेट मी गो, लेट मी गो। ये गो क्यों बोला आपने भाई? आपने लिखा लेट हिम वॉच आ मूवी। आपने वॉच क्यों बोला यहां पर भाई? आई लेट हिम, आई लेट हिम प्ले आउटसाइड, फर्स्ट फॉर्म। तो अब लेट के बाद ऑलवेज शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, क्यों यूज करते हो फर्स्ट फॉर्म? वही रीजन मैं समझा रहा हूं। लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आएगी? क्योंकि दैट इज अ रूल। नॉन फाइनाइट के बेस इन्फिनिटिव का फर्स्ट रूल है कि लेट, मेक, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, रीड, आफ्टर दैट वर्ब्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इन दी एक्टिव वॉइस, इन दी एक्टिव वॉइस, याद रखेगा। फिर बाद में मत बोलिएगा सर आपने कहा था फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैं साथ में बता रहा हूं एक्टिव वॉइस। तो ये हो गया भाई, फिर चेंज होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन रहेगा, ये ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। इसके बाद कोई रूल चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है भाई सब चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। पैसिव वॉइस के अंदर भी मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखो इन दी पैसिव अगर मैंने ये लिखा आई वॉज मेड डैश, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने यहां पर अंडरस्टैंड, आई वॉज मेड डैश अंडरस्टैंड। क्या आएगा यहां पर, क्यों आएगा यहां पर बताओ भाई? क्या टेंस आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, क्यों आएगी? तो आपने नोटिस करना है माय डियर कि यहां पर वर्ब है मेक, यहां पर वर्ब है मेक। मेक कह रही है कि मेरे बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी बट इन दी एक्टिव वॉइस। तो आप पहले देखो ये पैसिव वॉइस है, अब मेक वर्ब का यूज हुआ है पैसिव वॉइस के अंदर। अब वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इट मींस पैसिव वॉइस। और मेक वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में हो चुका है, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा आंसर में टू अंडरस्टैंड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? मुझे समझाया गया, तो मैं कहूंगा मुझे समझाया गया, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको समझाया, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई मेड यू अंडरस्टैंड। वहां पर समझाने वाला पर्सन है, सब्जेक्ट है, इट मींस अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, और सब एक्टिव वॉइस में अगर मेक वर्ब है तो समझो कि उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई मेड यू अंडरस्टैंड, इट मींस एक्टिव है, समझाने वाला मैं हूं, समझने वाला आप हो, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस केस में दोनों हैं, तो समझो वो एक्टिव वॉइस है। और मेक वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में होगी तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर आई है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर इसको कहा जा रहा है मुझे समझाया गया, मैंने किसी को नहीं समझाया, क्योंकि यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट यहां पर गिवन नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये खुद ऑब्जेक्ट है। आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड ये आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज क्लियर? इज दैट क्लियर? आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड ये मैं आपको आगे समझाऊंगा पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन अभी थोड़े ये समझो पहले। अब लेट मी गो फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेट हिम वॉच फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेट हिम प्ले फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए मैं साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। सॉरी, डिवीजन, डिवीजन कहां से निकाला था आपने?
ओके ओके। बेटे पहले सबसे पहले पोस्चर लेना सीख। ये शरीर है, जैसा पोस्चर लेगा वैसा रहेगा शरीर। इसको खींचने की कोशिश करेगा तो हाइट इंक्रीज होगी, ऐसे लेटने की कोशिश करेगा तो ये हाइट डिक्रीज होगी। यहां पर देखो, यहां पर मैं बात की एक्टिव वॉइस की, और यहां पर बात की जाने वाली है पैसिव। अगर मैंने यहां पर मेक वर्ब से यूज किया और एग्जांपल बनाया, आई मेक यू अंडरस्टैंड, तो ये बे इन्फिनिटिव है। अगर मैंने इसका पैसिव वॉइस यूज किया और सेंटेंस ये बनाया, यू वर मेड टू अंडरस्टैंड, तो यहां पर टू इन्फिनिटिव है, ये बे इन्फिनिटिव और ये टू इन्फिनिटिव। शी हेल्प्स मी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहां पर हेल्प के बेसिस पर यूज हुई है फर्स्ट फॉर्म, दैट इज बे इन्फिनिटिव। अगर मैं इसका यूज करता हूं पैसिव वॉइस, तो मैंने बनाया आई एम हेल्प्ड टू अंडरस्टैंड। यहां पर यूज हुई देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों? कि ध्यान से देखो, यहां पर सब्जेक्ट है, ये हेल्प करता किसकी? इसकी, यानी सब्जेक्ट अपने प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर है, तो आप इसे कह सकते सर एक्टिव वॉइस है। नंबर टू, हेल्प में यूज हुआ एस और यस। मेन वर्ब के अंदर जब भी एस और यस का यूज होगा तो समझना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी क्लियर हो गया। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्प वहां पर लिखी है, तो उसके बाद क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहां पर देखो एम प्लस थर्ड फॉर्म, ये कोई टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और जब हेल्प को पैसिव वॉइस में यूज किया गया तो मुझे लिखना पड़ेगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो वहां अंडरस्टैंड आएगा, वहां टू नहीं आ सकता, और यहां पर टू आएगा, यहां विदाउट टू नहीं आ सकता। ये दोनों में डिफरेंस है। बताइए, बात क्लियर हुई? बताइए जल्दी से। इसके बाद मैं इसका एक्सेप्शनल केस भी समझाने वाला हूं। ये सबको क्लियर हो गया? अगेन आई, ये विजिबल है ना?
आई विल मेक से आई विल मेक हिम से, यानी कि मैं उससे बुलवाऊंगी, मैं उसे बुलवाऊंगा। क्या बुलवाऊंगा? कोई भी चीज है, कोई बात है, दिस, मैं इस बात को उससे बुलवाऊंगा, यानी कि मैं उसको फोर्स करूंगा कि इस बात को बोले। अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूं तो बनेगा क्या? ही विल बी मेड टू से दिस। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। In the active voice, you will use first form, and in the passive voice, you will use 2 plus first form. लेकिन अगर मैंने यूज किया आई लेट हिम चीट, आई लेट हिम चीट, यानी कि मैं उसको चीट करने की परमिशन देता हूं। लेकिन अगर मैं था ही इज लेट चीट, ही इज लेट चीट, यहां पर टू चीट नहीं आएगा, ये टू यहां पर रॉन्ग है, क्योंकि लेट एक एक्सेप्शन केस है। लेट कहना चाहता है कि जब भी मेरा यूज करोगे, चाहे आप एक्टिव वॉइस में यूज करो चाहे आप पैसिव वॉइस में यूज करो, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। कुछ और एग्जांपल यूज करो। अगर मैंने ही इज अलाउड, मैंने अलाउड का यूज कर, टू चीट, क्योंकि अलाउ के साथ हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है, और लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। बताइए समझ में आया? अलाउ लेट दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अलाउ के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन लेट के बाद हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेट्स स्टार्ट। तो फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल यूज करते हैं। मैंने समझाया आपको कि नोटिस, ऑब्जर्व, सी के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। द प्रिंसिपल नोटिस, प्रिंसिपल ने नोटिस किया किसको? सम स्टूडेंट्स को। अब जब कोई पर्सन नोटिस कर रहा है, तो कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो मुझे यहां पर मैं लिख सकता हूं वहां पर प्लेइंग। हाँ लिख सकता हूं प्लेइंग और लिख सकता हूं प्ले, ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काम प्रोसेस में है, तो मैं आईएनजी लगा सकता हूं, और अकॉर्डिंग टू रूल मैं लिख सकता हूं फर्स्ट फॉर्म, दोनों करेक्ट है। लेकिन रॉन्ग क्या होगा? टू प्ले रॉन्ग होगा, ओनली प्ले आएगा, राइट है, प्लेइंग आएगा वो राइट है, लेकिन सम स्टूडेंट्स टू प्ले रॉन्ग होगा। प्रिंसिपल नोटिस सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ड्यूरिंग स्कूल टाइम।
हाँ जी, बात समझ में आई कि नोटिस, हेल्प, सी, हियर, वॉच के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आर टीचर वॉच, आ वॉचमैन। अब एक टीचर ने देखा है एक वॉचमैन को क्या करते हुए, स्लीप या स्लीपिंग एट द टाइम, मीन दोनों आ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं आ सकता, टू स्लीप नहीं आ सकता। एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ रिसेस। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं सेंटेंस का पैसिव वॉइस यूज करता हूं तो आप एक डिफरेंस देखोगे, यहां पे एक डिफरेंस मिलेगा आपको माय डियर। तो ये बनेगा उसका पैसिव वॉइस, आ वॉचमैन वॉज नोटिस्ड। देखो वाज प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पैसिव वॉइस बन गया। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू स्लीप। अब टू स्लीप आएगा, बाकी एज इट इज। अब टू स्लीप आया, नहीं वॉच, हाँ हाँ सॉरी, वॉच हाँ, नोटिस नहीं आएगा, वॉच ना, वॉच, यू आर राइट। तो वॉज वॉच्ड के बाद क्या आएगा, टू स्लीप, क्योंकि वॉच प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। और मेक, लेट, सी, नोटिस वर्बे जो है, अगर ये पैसिव वॉइस में होंगी तो इनके बाद हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, लेट। लेट का यूज आप एक्टिव में करो या पैसिव में करो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बताइए समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। I have already seen Sam. Insert finger into the nose. इंसर्ट यूज हुआ क्योंकि सी वर्ब के बेसिस पर मैंने यूज किया सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म। इंसर्ट फर्स्ट फॉर्म है, सी एक्टिव वॉइस में है क्योंकि मैं देखने वाला हूं और एक पर्सन हुआ जिसको देखा गया। अगर अब मैं इसका पैसिव वॉइस यूज करता हूं तो पैसिव वॉइस में मुझे लिखना पड़ेगा सैम हैज बीन सीन। टू इंसर्ट, टू इंसर्ट फिंगर्स, फिर मुझे यूज करना पड़ेगा सैम हैज बीन सीन टू इंसर्ट फिंगर्स इनटू द नोज। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया पैसिव वॉइस है। और सी वर्ब को, सी, लेट, मेक, नोटिस, ऑब्जर्व वर्बों को अगर पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ टू भी ऐड करना पड़ेगा, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनिटी यूज करना पड़ेगा। इन द एक्टिव वॉइस विद ऑल दीज वर्ब्स फॉलो बेर इन्फिनिटिव, बट इन द पैसिव वॉइस दीज वर्ब्स फॉलो टू इन्फिनिटिव एक्सेप्शन लेट। दैट्स इट, इज दैट क्लियर। तो ये रहा हमारा टॉपिक आज, नॉन फाइनाइट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, बेर इन्फिनिटिव। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस
what is to infinitive, and what is the difference between base infinitive and to infinitive. Okay, my dear. Till then, bye bye. But don't forget to share and subscribe the videos.